अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम फाइट बैक कर रही है। ऑब्वियसली पहली इनिंग में जो जनूबी अफ्रीका का 615 का पहाड़ जैसा स्कोर था, उसके जवाब में पाकिस्तान टीम 194 पर ऑल आउट हो गई। फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। उसके बाद ओपनर्स की शानदार 205 रन की पार्टनरशिप, बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच के साथ दोनों हमारे ओपनर्स खेले, जिसमें शान मसूद आज के दिन में आउट हुए 145 रन करके। बाबर आजम कल ही 81 कर आउट हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान 360 पर 6, ये अब तक की परफॉर्मेंस है। लाइव मनाजिर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं और मेरे साथ हैं फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। रऊफ, पाकिस्तान टीम की जो पहली इनिंग है, मैं बार बार ये बात करता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में अब आपने पहली इनिंग में ही अच्छा करना होता है, एक टोन सेट करना होता है। वो करने में कामयाब हो गई जनूबी अफ्रीका। पाकिस्तान ने 194 जिस अप्रोच से खेला, उसकी वजह से अब हम मुश्किलात का शिकार हैं। वैसे तो अब काफ़ी फाइट बैक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम में है टीम, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको एक अच्छे तरीके से प्लान करके जाना चाहिए था और आपको पिच को रीड करना चाहिए था, क्योंकि 615 रन करवा देना किसी भी टीम से बहुत ज्यादा रन होते हैं और फिर ये स्पेशली उस वक्त होते हैं जबकि आपको सही तौर पे आपको अंदाजा ना हो, सिचुएशन का ना पता हो, आपके पास जो आपकी टीम सिलेक्शन हो वो ना ठीक हो, फिर आपसे पिच ना सही तरीके से रीड हो सके। क्योंकि ये जो केप टाउन का ये न्यूलैंड स्टेडियम है, इसकी जो पिच है वो स्पिनर के लिए साजगार थी और जो जेन्युइन फास्ट बॉलर थे। तो हमारे पास तो जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं थे, हमारे जितने भी पेसर थे 120 से 130 तक बॉलिंग कर रहे थे और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि हमने किसी भी स्पिनर को टीम में शामिल नहीं किया और जो हमारे पार्टनर स्पिनर है जिस तरह सलमान आ गए हैं, उनसे हमने 40 ओवर करवा दिया और उसमें भी उन्होंने 3 विकेटें ली। एक तो ये हमारा मिसमैनेजमेंट हुई है हमसे। फिर उसके बाद जो कैप्टनसी है बिल्कुल ही पुअर कैप्टनसी रही है और सिर्फ ये पहली सीरीज नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा हल्की कैप्टनसी देखने में आई है। ये पीछे 1-2 साल से इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हुए, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को यहाँ पे हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने हराया, फिर न्यूजीलैंड से मुश्किल ड्रा हुए और फिर जिस तरह इंग्लैंड से अभी लास्ट में सीरीज आप एक ही पिच पे आपने 2 दफा मैच करवा के तो आपने वो सीरीज मुश्किल अपने फेवर में की है। तो कैप्टनसी का बहुत बड़ा इशू आ रहा है और उसके बाद फिर आप देखें कि जो आपके बॉलर थे उन्होंने भी, जब आपकी पेस 120 से 130 तक हो तो आपको एक सर्टन लाइन ऑफ लेंथ मेंटेन करनी पड़ती है और उसके ऊपर बॉलिंग ठीक है, तो एक एक करके इसको नहीं करे तो कैप्टन का काम है कि उनको एक फील्ड सेटिंग दे और फिर वो बैट्समैन को ट्रैप करते हैं, मगर वो दोनों चीजों में नाकाम रहे। फिर ऊपर आपके जो बैट्समैन है वो जब एक पिच पे 615 रन दो रहा है। रऊफ, मेरा ख्याल है एक एक करके इसको डाइसेक्ट कर लेते। पहले आपने बॉलिंग की बात की, मुझे लगता है हमारी बॉलिंग जो है वो काफ़ी वन डायमेंशनल रही। हमारे पेसर्स का उतना पेस नहीं था। ये 125-26 की स्पीड से आप केप टाउन में किसी को परेशान नहीं कर सकते। लेकिन जहां आपने स्पिनर ना खिलाने की बात की है, तो केशव महाराज जैसा स्पिनर भी इस इनिंग में आप देखें 31 ओवर करा चुके हैं, विकेट नहीं ले पाए हैं। तो स्पिनर को खिलाना, और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि यहाँ भी उनका इतना अच्छा पहले भी रिकॉर्ड नहीं है। 6 मैचेस खेले, 9 विकेटें ली हैं। तो स्पिनर कैसे फिर कामयाब होगा यहाँ पे? देखिए, स्पिनर इसलिए कामयाब होगा कि आपने देखा कि सलमान आगा ने 3 विकेटें ली है यहाँ पे और उसकी बॉल में उसको ब्रेक भी मिलता रहा और उसने अच्छी जो भी बॉलिंग अच्छी जगह पे की है वहां पे उसको स्पोर्ट मिली है। अब अगर केशव महाराज एक इंजरी के बाद वापस आए हैं और फिटनेस का इश्यू है उनको और वो उस तरीके से अपना वो स्पीड को भी सस्टेन नहीं कर रहे, तो इसमें उनका प्रॉब्लम है। तो ये नहीं आ रहा कि आपकी ये पिच जो स्पिनर के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपना नुमान अली को जिसको साथ लेकर गए थे, अगर आप उसको खिलाते साथ टीम के अंदर तो आपका रिजल्ट डिफरेंट होता है। ये फिर 6ठे नंबर पे या 7वें नंबर पे एक बैट्समैन आके 100 रन ना करता है, आप जैनसन जैसा बैट्समैन भी 62 रन आपके खिलाफ ना करता और 615 का पहाड़ भी आपके खिलाफ ना होता। तो मेरा ख्याल है कि टीम सिलेक्शन जेन्युइन होनी चाहिए थी यहाँ पे। अब उसकी बात कर रहे हैं, जेनसन की बात करें, एक बड़ी तगड़ी डबल सेंचुरी है, 2 सेंचुरियां हैं, एक 50 है। केशव महाराज ने 40 रन कर लिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारी बॉलिंग तो बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। आपने ये 125-26 की स्पीड से क्या बॉलिंग करानी थी? बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखें कि आपको पता है कि जब पिच के ऊपर ग्रास नहीं है और उसमें इतना ज्यादा बाउंस भी नहीं है और जो टीम बॉलर है उनको फेवर नहीं करेगी।
जो लास्ट सेंचुरी वाली पिच थी और जेन्युइनली हमारे जो 3 बॉलर थे 4 उनकी फेवरेबल पिच थी और वहां पे हमने रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया, काफी हद तक हम मैच को अपने फेवर में ले जाने में कामयाब हो गए थे। मगर वहां पर जो ये साउथ हमारे जो बैट्समैन उन्होंने वहां पे अच्छी बैटिंग नहीं की, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन तीनों बॉलर थे वो जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, जिसमें रबाडा है, जैनसन है, वो ये जेन्युइन बॉलर है, 140 प्लस बॉलिंग करते हैं। तो इनके लिए वो पिच जो सेंचुरियन की थी वो इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं थी। वो हमारे जो पेसर थे, मीडियम पेसर, उनके लिए बहुत आइडियल थी, हमें वहां पे टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, मगर हमारे जो बैट्समैन थे वो मैनेज नहीं कर सके। ये जो पिच है, ये जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, अगर आपकी पेस 140 प्लस है तो फिर आप इस पिच पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जब रिवर्स स्विंग होता है 30 ओवर्स के बाद बॉल पुराना हो जाता है तो फिर वहां पे रिवर्स स्विंग आपको मिलना शुरू हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि जो मुफाका को उन्होंने खिलाया तो उन्होंने एक दो शॉर्ट स्पेल में आता है 145 प्लस बॉलिंग वो करता है और एक दो जो आपके इंपॉर्टेंट बैट्समैन होता है उनकी विकेट लेता है और वो चले जाते हैं। तो इस तरह हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी पेस ही 120 से 130 तक थी और वो उसको इस पिच पर मेरा ख्याल है कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कंप्लीटली नाकाम रहे हैं इस वजह से। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग, क्योंकि पिच में ऐसा कुछ खास था नहीं जो हमने देखा। रायन रिकल्टन ने जिस तरह खेला, बवूमा ने जिस तरह खेला, जेनसन ने जिस तरह खेला, काइल ने जिस तरह से खेला, तो पिच में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। हमारी बैटिंग की अप्रोच फर्स्ट इनिंग में ऐसी क्यों थी, जैसे लग रहा था कि बोर होके आउट हो रहे हैं। मतलब आप रिजवान का शॉट T20 में भी ऐसा शॉट खेलने से पहले आदमी सोचता है और आपको पता है पहाड़ जैसा स्कोर है, फिर आपके टॉप के तमाम बल्लेबाजों को ये मालूम है कि आप एक आपका स्टैमिना का भी टेस्ट होता है, आपकी स्किल्स का भी टेस्ट होता है, आपकी जो टेक्निक है वो भी इस पर टेस्ट होती है। और जी 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 कंटिन्यू करें। देखिए बेसिकली ये जो आपकी जो टेस्ट क्रिकेट होती है ये आपकी हर चीज का टेस्ट होता है, आपका स्टैमिना, आपका स्किल्स, आपकी फिटनेस, आपकी टेक्निक और आपकी जो कंप्लीट एक जो आपकी टेंडेंसी है उस सब का टेस्ट होता है इस टेस्ट क्रिकेट में। और इसमें देखिए कि जब 2 दिन आप बैटिंग करके गए हैं तो उसके बाद जो आपके ये साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर थे रबाडा, उनको वो तो एग्जैक्टली उन्होंने 300 प्लस विकेटें उन्होंने ली हुई है। उनको पता होता है कि अगर 2 दिन के बाद जो फील्डिंग टीम है वो 2 दिन फील्ड करके बैटिंग करने आएगी तो उनको किस लेंथ पे बॉलिंग करना। उन्होंने ओवर पिच बॉलिंग की वहां पे और जो हमारे बैट्समैन थे वो आधे रास्ते में थे और उनकी निक को यार उस स्लिप में उन्होंने एज दिए और ना उनकी बॉडी इस काबिल थी, ना उनका फिटनेस का लेवल उस तरह का था और ना उनकी टेक्निक इस तरह की थी और तीनों चीजों में वो कंप्लीटली शैटल रहे हैं। इस वजह से जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर थे वो फ्लैट पिच होने के बावजूद उन्होंने बड़े काफी हद तक डोमिनेट किया और हमें सिर्फ 194 पे आउट कर दिया। तो ये टेस्ट क्रिकेट की खूबी यही है कि जब तक कंप्लीट एक पैकेज ना हो आपकी हर चीज पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि इस फॉर्मेट में आप सर्वाइव कर सकें लंबे। अच्छा, मैं तो समझता हूँ इनको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि इनको पता है अभी 1 बैटर शॉट साइम अयूब की इंजरी जो है वो पाकिस्तान को बड़ा हर्ट करेगी। उस हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी गजाफी सर गए वहाँ इंतजामात देखने के लिए। ऑब्वियसली चैम्पियंस ट्रॉफी इतना करीब है, साथ साथ उन्होंने वहाँ ये भी कहा कि साइम अयूब हमारा असासा है, उनकी पूरी केयर की जाएगी। इस हवाले से क्या उन्होंने कहा था आइए आपको दिखाते हैं। वाले से सुबह की उसकी फ्लाइट है, अजहर को साथ भेज रहे हैं, डॉक्टर्स यहाँ से भी सारे राब्ते में हैं। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे क्योंकि वो हमारा एसेट है। कोई भी हम में से अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका ट्रीटमेंट खराब हो। लंदन में उसकी 2-3 अपॉइंटमेंट्स तय हो गई हैं। बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर ममरेज खुद पर्सनली देख रहे हैं सारा कुछ। उसकी ट्रीटमेंट में कहीं कमी नहीं होगी, बस दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए। तो उन्होंने होना ही हमारे पास है। टूर्नामेंट जो यहाँ पे हो रहा है 86 दिन में ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा है। अगले 20 दिन में आपको इसी हिसाब से बिल्डिंग भी कम्प्लीट मिलेगी। किन शख्सियत को मौजूद किया जा रहा है? आप सारे होंगे। रऊफ क्या कहेंगे, साइम अयूब को नजर लग गई, इतना जबरदस्त। हम बार बार कहते थे मॉडर्न डे के लिए जिस तरह की क्रिकेटर की जरूरत होती है हमें एक मिल गया है। रऊफ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान को प्लेयर मिला था और जिसने साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया था और बहुत ही काफी अरसे के बाद इस तरह का पाकिस्तान को प्लेयर मिला कि जिसने जाके ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन फॉल में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मगर अनफॉर्चुनेट रहे एक
डाइव उन्होंने किया, उसका उनका जो पाँव था वो स्टक हो गया और तो फ्रैक्चर हो गया। मगर मुझे चेयरमैन साहब की बातों की समझ नहीं आई कि अजहर महमूद असिस्टेंट कोच है, उनका क्या काम है किसी डॉक्टर को साहब मेडिकल पैनल को भेजें इंग्लैंड उनके साथ, क्योंकि अजहर महमूद तो वैसे भी उनका ताल्लुक इंग्लैंड से ही है। तो उन्होंने जब टेस्ट मैचेस खत्म होंगे तो वो वापस अपने घर ही जाएंगे इंग्लैंड में। उसके बाद जब अगर आपके अपना मेडिकल पैनल किधर है, और इंग्लैंड में देखें अगर आपको एक एंकल का फ्रैक्चर हो गया है एक जगह, देखिए एक तो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि चैंपियन ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट से पहले पाकिस्तान का जो मोस्ट प्रीमियर प्लेयर था वो अनफिट हुआ है। और दूसरी चीज ये कि अगर उनको फ्रैक्चर हो गया एंकल के ऊपर तो फिर ये जल्दी ही नहीं कर सकते। जिस तरह ये मैं भी इनकी बातें सुन रहा था तो कह रहे थे कि इंग्लैंड की और यहाँ से हम इस तरह करेंगे। आप बेशक जहाँ पे चेक करें, अगर पाकिस्तान में भी आप करवाएंगे तो वहां पे प्लस्टर होगा और उसमें को जोड़ने के लिए आपको 6 से 7 वीक का टाइम चाहिए होता है। और इसमें रिहेबिलिटेशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले आप अपने 2 मेगा प्लेयर शाहीन अफरीदी जिनका लेगामेंट हुआ था नी का, और उसके बाद रोटेटर कफ हुआ था नसीम शाह का, वो इंजर्ड हुआ था, उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस आपने पूरा नहीं होने दिया, उनको जल्दी वापस लाए। उनकी 145-46 से उनकी पेस कट होकर 130 तक आ गई। तो इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, एंकल को उसको रिहेबिलिटेट प्रॉपरली होने देना चाहिए, फिर उसको स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग पे जाना चाहिए और फिर आस्ता आस्ता उसको ग्रेजुअली दोबारा ग्राउंड में लाना चाहिए ताकि वो अपना पूरा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल करके मुकम्मल फिटनेस लेकर वो दोबारा ग्राउंड के अंदर आए। जी हाँ, तो वो जो रिपोर्ट आई है उसमें फ्रैक्चर आया है एमआरआई की रिपोर्ट में, और अब ये कहा जा रहा है कि 6 हफ्ते का आराम। तो इसका मतलब है कि जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है और ट्राई नेशन सीरीज़ है उससे तो वो कंफर्म ही बाहर हो गए हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी सवालिया निशान है। और अभी जैसे रऊफ ने कहा है कि आप जल्दी नहीं कर सकते, जल्दी लाने में ये इंजरी बढ़ सकती है, और आपको पता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में इतना वक्त तो रहा नहीं है। अब्दुल रऊफ हमारे साथ ही हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room और in conversation with Abdul Rauf। क्योंकि एक बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज पिच बन चुकी है ये, और उससे आपको कम से कम जाते हुए एक टेस्ट मैच में एक आध रिजवान को या सलमान आगा को एक सेंचुरी करनी चाहिए। अगर ये इन दोनों में से एक आध 100 रन करता है तो पाकिस्तान कल शाम तक लंच तक पाकिस्तान सरवाइव कर सकता। अगर पाकिस्तान लंच तक सरवाइव कर सकता तो मैं भी पाकिस्तान शायद ये टेस्ट मैच बचा ले। तो यही इनकी कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये लास्ट आप कह सकते हैं कि एक रिकग्नाइज पार्टनरशिप है जो चल रही है। उसके बाद फिर आपके टेल एंड या आपके ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, और जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको सरवाइव करना है जब आपके पास एक ऑलरेडी विकेट डाउन है, साइम अयूब नहीं खेल रहे। तो मेरा ख्याल है कि इस पार्टनरशिप पे ही बेस कर रहा है पाकिस्तान का इस टेस्ट मैच का जो है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान स्टिल ट्रेल बाय 48 रन्स, तो पाकिस्तान ने अभी अपनी ये लीड जो है वो उतारनी है और उसके बाद जो है वो आगे रन्स बनाने हैं। तो जितना लंबा खेल सकता है, जितना जैसे रऊफ ने कहा वैसे ही करना चाहिए। मूविंग ऑन, WTC के फाइनल का फैसला हो गया। आपको पता है जनूबी अफ्रीका तो पहले ही फाइनल में पहुंच गया था। सिडनी में भारत को शिकस्त दे के ऑस्ट्रेलिया ने भी फाइनल की सीट कंफर्म कर ली है। जून में इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा। ये दोनों टीमें फाइनल तक कैसे पहुंची? जी रऊफ, कैसा देखते हैं इन दोनों का मुकाबला? किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कल जो कामयाबी हासिल की, अपनी सीट कंफर्म की, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंडिया के ज्यादा बेहतर चांसेस है, क्योंकि जब इंडिया ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया तो उसके बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया का टूर किया। उसमें ये एक्सपेक्टेड था कि जो इंडियन टीम है न्यूजीलैंड को आसानी शिकस्त देगी और उनको ऑस्ट्रेलिया में गिरते होंगे और ओवर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। मगर इस तरह हुआ नहीं है और न्यूजीलैंड से जो इंडियन टीम है उससे शिकस्त आई है, और उसके बाद फिर सारा के सारा सिनेरियो चेंज हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में वहां पे 4 मैचेस जीतना बड़ा ज्यादा मुश्किल था इनके लिए, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने आसानी उनको 3-1 से शिकस्त दी और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, अब इनके मेन प्लेयर्स पे, जो स्टार प्लेयर्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। विराट कोहली की ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, वही उनका ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल छेड़ना और आउट होना, और फिर रोहित शर्मा जब कप्तान परफॉर्म नहीं करता तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और आखिरी मैच में तो उनको खुद अपने आप को साइडलाइन करना पड़ा। रोहित शर्मा का क्या कहना था इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ताल्लुकात ख़राब हैं, माहौल ख़राब है, उन्होंने खुद क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं।
का डिसीजन नहीं है, ना कोई मैं हटने वाला हूँ गेम से। मैं बाहर हुआ हूँ क्योंकि बैट नहीं चल रहा है, कोई गारंटी नहीं है 5 महीने के बाद बैट नहीं चलेगा। हमने क्रिकेट में बहुत देखा है, एवरी मिनट एवरी सेकेंड लाइफ चेंजेस। एक बंदा कोई अंदर माइक लेके बैठा है, क्या लिखता है क्या बोलता है, उससे हमारा लाइफ चेंज नहीं होता है। लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कब जाए या हम कब नहीं खेले। सेंसिबल आदमी हूँ, 2 बच्चे का बाप हूँ, मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। मैं इतने दूर से आया हूँ यहाँ पे, बाहर बैठने थोड़ी आया हूँ। मैच खेलना है यार, मेरे को जिताना है टीम को। आप अपने लिए खेलोगे, जाके बैठ जाओगे, मजे मारोगे, उससे क्या होने वाला है। ऐसे लड़के लोग या ऐसे कप्तान, यू डोंट वांट दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स। फाइनल थॉट्स इस पे क्या कहेंगे? वक्त कम है रऊफ। देखिए मेरा ख्याल है कि जो बड़े बैट्समैन रहे और हमेशा से हम इनकी और मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे जो इंडिया के, मगर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है और इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रेशर भी आया हुआ और पैनिक बटन भी थोड़ा सा दबा हुआ। इस वजह से इस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद कई दर पे डिस्कस्ती हुई है, उन्होंने थोड़ा सा मोरल भी डाउन किया था। मगर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा था रऊफ का। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ हमारे साथ थे और तमाम इश्यूज़ पर बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीब उल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।